अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी मन स्टैक कोर्स विद जनरेटिव एआई की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीएसएस को सीखने वाले हैं, सीएसएस को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने ये जो अपना फ़ोल्डर बनाया था मन स्टैक कोर्स विद जनरेटिव एआई, जिसमें हमारा पूरा कंटेंट फ्रंट एंड बैक एंड और जनरेटिव एआई का आएगा, उसमें हमने अपने पहले फ़ोल्डर के अंदर तमाम एचटीएमएल को इन 5 पार्ट्स के अंदर 5 फाइल्स के अंदर सीख लिया है। इसके बाद आज हम मूव करने वाले हैं सीएसएस पर। सीएसएस का फ़ोल्डर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको ये बनाने नहीं आता तो आपने इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और अपने फ़ोल्डर का नाम रखकर ये फ़ोल्डर बना लेना है। तो मैं ये फ़ोल्डर बना चुका हूँ। उसके बाद मैंने इस आइकन पर क्लिक करके एक demo.txt के नाम से फ़ाइल बनाई है। इस फ़ाइल के अंदर मैं आपके लिए सीएसएस के रिलेटेड नोट्स लिख रहा हूँ, जो आपको पहले पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा और उसके बाद फिर हम फ़ाइल बनाकर उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो पहले आज शुरू करते हैं सीएसएस के साथ। व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस है क्या? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इट इज स्टाइलिंग लैंग्वेज यूज्ड टू कंट्रोल द लेआउट एंड अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज। आसान लफ्ज़ों के अंदर सीएसएस जो है वो हम यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए। हमने जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें हमने बहुत से एलिमेंट div, h1 टैग, h2 टैग, पैराग्राफ टैग, बहुत से एलिमेंट लिखे, बटन्स वगैरह बनाए हैं। अब हमने उनको स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सीएसएस। आपको एक मिसाल देता हूँ। क्रोम के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर मैं एक वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, पेक्सल्स। जैसे ही मैंने पेक्सल लिखा और एंटर क्लिक किया, यहाँ पर मैं पेक्सल की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे मेरे कर्सर के ऊपर देखें, ये जैसे अपलोड का बटन है। तो ये बटन हम कैसे बनाएंगे, ये कैसे इसको शेप दी है, ये कैसे इसको कलर दिया, ये सारा कुछ हम करेंगे सीएसएस के साथ। जैसे ये होम पेज है, तो कैसे इसको ये शेप दी गई है, राउंडेड साइड से किया गया है, कलर इसको वाइट दिया गया है, ये सब कुछ भी सीएसएस के साथ होगा। अब ये नीचे आ जाते हैं, लेआउट भी बनाना है। तो ये जिस डायरेक्शन में इमेजेस अरेंज है, इसे हम कहते हैं लेआउट। तो हम अपनी मर्जी से ये लेआउट बना सकते हैं सीएसएस की मदद से। तो ये सब कुछ हम सीएसएस से सीखेंगे। आइए अपने नोट्स की जानिब चलते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट है कि हम सबसे पहले सीएसएस को लिखते कैसे हैं। सीएसएस को लिखने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है इनलाइन सीएसएस। दिस इज मोस्ट बेसिक वे ऑफ राइटिंग सीएसएस। इट इज़ रिटन डायरेक्टली टू एचटीएमएल एलिमेंट। ये जो सीएसएस का सबसे कॉमन तरीका है, हम इसको एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर ही इस वाली सीएसएस की टाइप को लिखते हैं। यह भी मैं बताता हूँ फाइल बनाकर कैसे करते हैं, एक बार पढ़ लें। इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या है? दिस इज रिटन इन द हेड सेक्शन ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का जो हेड सेक्शन है, हेड टैग है, उसके अंदर हम एक स्टाइल टैग बनाते हैं और उसके अंदर अपनी सीएसएस लिखनी स्टार्ट कर देते हैं। ये भी अभी पढ़ेंगे हम। उसके बाद हमारी है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या है? दिस इज रिटन इन सेपरेट फाइल एंड लिंक टू द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि हम सीएसएस की भी एक अलग फाइल बनाएंगे, एचटीएमएल फाइल को उस फाइल के साथ लिंक करेंगे और अपनी एचटीएमएल एक अलग फाइल में लिखेंगे, एचटीएमएल वाली फाइल में, और सीएसएस जो हमने फाइल अपनी एचटीएमएल के साथ लिंक की होगी, उस फाइल के अंदर सीएसएस को लिखना शुरू कर देंगे। अब आगे चलते हैं, कलर से बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कलर और बैकग्राउंड कलर आपको बता दूं क्या, ताकि जब मैंने आपको ये 3 टाइप्स बतानी है ना, सीएसएस कैसे लिखते हैं, तो उसमें ये मैं कलर और बैकग्राउंड कलर का ही यूज़ करने वाला हूँ। कलर एंड बैकग्राउंड कलर आर 2 ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज यूज्ड इन सीएसएस। ये सबसे 2 कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो हम सीएसएस में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कलर इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, वाइल बैकग्राउंड कलर इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द एलिमेंट। मतलब कि कलर हम अपने जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, जैसे ये भी हमारा एक टेक्स्ट है, इसको हम डिफरेंट कलर देख सकते हैं, ब्लू, येलो, ऑरेंज, वाइट। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कलर प्रॉपर्टी का। और जैसे ही हमने इसको बैकग्राउंड कलर देना, यानी कि इसके पीछे का कलर जो है वो चेंज करना है या वो कोई भी देना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, फाइल बनाते हैं। सबसे पहले index.html, ये हमारी फाइल बन गई। और दूसरी फाइल हमने बनानी है style.css, ये हमारी बन गई style.css। नहीं, अभी के लिए style.css को कट कर देते हैं। पहले वो 2 इनलाइन और एक इंटरनल सीएसएस को समझ लें, फिर बनाते हैं इसको। सबसे पहले
इस पर आ जाना है, हमने अपना एक्सक्लेमेटरी का निशान लगाकर एंटर प्रेस करना है, तो हमारे पास हमारा HTML डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है। इसके अंदर अपना सबसे पहले मैं बना लेता हूँ अपना H1 टैग। H1 टैग के अंदर मैं लिख दिया हेडिंग 1। अब हमने सबसे पहले CSS की टाइप पढ़नी है, जिसमें हमने लिखा है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS जो है वो हमने अपने टैग के अंदर ही, जो हमारा पहला टैग है H1, उसके अंदर ही हमने लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कलर स्टाइल। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टाइल प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम अपना लिखना शुरू कर देंगे, अपनी जो भी CSS है उसको लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले लिखा मैंने कलर। जैसे मैंने कलर लिखकर यहाँ पर कलर के ऊपर प्रेस किया, ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो जैसे ही मैं कलर पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर मुझे डिफरेंट कलर शो होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर मैं अपना कोई भी कलर इसको दे सकता हूँ। जैसे ही मैंने ब्लू पर क्लिक किया तो मेरा ब्लू कलर जनरेट हो गया। अब इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा हेडिंग का कलर ब्लू है। जैसे ही मैं इसको अगर हटाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ Ctrl+X प्रेस करके, तो यहाँ पर ये देखिए इसका कलर साथ ही बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक कलर है वो हो चुका है। तो इस तरह से हमारी इनलाइन CSS वर्क करती है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपने स्टाइल लिखा, स्टाइल लिखते ही आपने स्टाइल के ऊपर प्रेस करना है, और यहाँ पर आपने अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जो देनी है कलर। जैसे मैंने कलर लिखा, उसके ऊपर एंटर प्रेस किया कलर के ऊपर, और यहाँ पर मैंने जो भी इसको कलर देना है वो मैंने यहाँ से दे देना है। जैसे यहाँ से मैं एक्वा कलर के ऊपर अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एक्वा कलर आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं ब्राउजर पर अपने पर आता हूँ और मैं देखता हूँ तो ये देखें एक्वा कलर बहुत लाइट सा कलर है, तो ये उसको आ चुका है। ये तरीका हो गया है हमारा जो है वो इनलाइन CSS का। इसके बाद अब हमने समझना है हमारी जो है इंटरनल CSS कैसे काम करती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि जो जो हमारा हेड टैग है ना, ये जो हेड टैग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर हम अपनी जो है इंटरनल CSS लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाना है STYLE स्टाइल टैग। स्टाइल टैग बनते ही इसको यहाँ पर मैंने अपनी CSS लिखनी शुरू कर देनी है। तो यहाँ पर मैं CSS कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले ये जो मेरा H1 टैग है ना, इसको मैंने ट्रैक करना है यहाँ पर। मतलब कि जैसे ही यहाँ पर मैंने लिखना है अपना H1, उसके बाद मैंने डालनी है कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स का एंटर प्रेस करके यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे देनी। या अब इससे सजेशन से घबराए ना कि ये कलर ब्लू क्यों आ रहा है, मेरा गिटअप को पायलट ऑन है, तो इस वजह से ये सजेशन मुझे मिल रहा है AI का। तो इसको आप इग्नोर करें, मैं लिखता हूँ हैंड COLOR कलर। कलर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्राउन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर अब मैं जाकर देखूंगा तो यहाँ पर मुझे अपनी हेडिंग ब्राउन कलर में मिल जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर मुझे सजेशन आ गया बैकग्राउंड कलर का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। अब मेरे कलर, जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो ब्राउन है, तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दूँ अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड हिस्सा है वो ब्लू हो चुका है। देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है इतना हिस्सा इसका कलर ब्राउन है, और बाकी ये सारा हिस्सा जो है वो ब्लू हो चुका है। अब ये ब्लू पूरी लाइन को ले रहा है, इतने हिस्से को सिर्फ क्यों नहीं ले रहा है, इसकी वजह ये है कि ये जो मेरा H1 टैग है वो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनको स्पेस चाहे जितनी भी चाहिए, मतलब कि अपनी जगह जितनी भी चाहिए हो टेक्स्ट की, यानी कि जगह इसको इतनी चाहिए, लेकिन ये लाइन पूरी ब्लॉक करते हैं एंड तक। ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो चाहे थोड़ी सी जगह में पूरे आ जाएं, लेकिन वो लाइन पूरी को ब्लॉक करते हैं, उससे अगला टेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। उसके बाद अब हम अपनी तीसरा तरीका जो है, थर्ड वे जो है CSS को अटैच करने का, वो देख लेते हैं। वो क्या है जी, इसको पहले मैं कट करता हूँ। इसको मैंने कर दिया कट Ctrl+X प्रेस करके। तो इसके बाद मैं ये अपने फोल्डर CSS के ऊपर क्लिक करूँगा,
और यहाँ पर मैं इस वाले आइकन पर जाकर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाऊँगा style.css, एक्सटर्नल CSS मतलब कि एक फाइल को लिंक करना HTML फाइल के साथ। तो ये मेरी फाइल बन चुकी है। यहाँ पर अब मैंने इसको पहले लिंक करना है अपने HTML के साथ। तो ये टाइटल के नीचे यहाँ पर मैं लिखूँगा एक लिंक टैग LINK। जैसे मैंने लिंक लिखा तो यहाँ पर मुझे सजेशन मिल रहे हैं लिंक CSS। मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, पहले आपको समझाता हूँ। लिंक के ऊपर जैसे ही मैंने लिंक लिखकर एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर स्टाइल शीट आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एट्रीब्यूट हैं, एक है REL रेले, इसके अंदर आपने लिखना है स्टाइल शीट, इसके अंदर आपने क्या लिखना है स्टाइल शीट। और दूसरा एट्रीब्यूट है वो है href के अंदर आपने क्या लिखना है अपनी CSS की फाइल का पाथ, यानी कि जो आपके फोल्डर के अंदर CSS की फाइल है, आपके जो फोल्डर के अंदर CSS की फाइल है उसको उसका नाम आपने लिख देना है। तो मेरी फाइल का नाम है style.css, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ style.css। जैसे मैंने style.css लिखा, मेरी ये जो HTML की फाइल है जो CSS के साथ लिंक हो चुकी है। अब मैं CSS के अंदर जाकर कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरा टैग क्या है, मेरा टैग है h1 टैग। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आकर h1 लिखते ही मैंने यहाँ पर भी ब्रैकेट्स डालनी है, ब्रैकेट्स के बाद मैंने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर मैंने अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देना है। तो मैंने इसको कलर देना है येलो। जैसे मैंने इसको येलो कलर दिया और अब मैंने इसको देना है बैकग्राउंड कलर, मैंने देना है इसको वाइट नहीं, वाइट तो वाइट है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको देना है ब्लैक। जैसे मैंने इसको ब्लैक बैकग्राउंड कलर दिया तो अब मैं अपने क्रोम के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैंने देख ले टेक्स्ट का कलर मेरे का ब्लू हो चुका है और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। तो ये हो गए हमारे CSS को अटैच करने का तरीके, 3 तरीके। और उसमें हमने ये भी समझ लिया कि कलर और बैकग्राउंड कलर कैसे काम करता है। याद रखना है कलर प्रॉपर्टी जब हम देंगे वो हम देते हैं ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके ऊपर अप्लाई होगी, और जो बैकग्राउंड कलर है वो किस पर अप्लाई होगा, बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई होगा हमारा जो टेक्स्ट के पीछे वाला एरिया है वहां पर, जो हमारा टेक्स्ट के पीछे वाला एरिया है वो वहां पर अप्लाई हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। तो ये हमारे हो गए 3 तरीके CSS लिखने के। अब मैं आपको बता देता हूँ हम कौन सा तरीका फॉलो करेंगे। हम फॉलो करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट। जैसे मैंने style.css लिखा है, एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है और उसको मैंने लिंक टैग के साथ HTML में कनेक्ट कर दिया है। यही ऐसे ही इंडस्ट्री लेवल पर CSS लिखी जाती है, लिंक टैग के साथ CSS की एक अलग फाइल बनाकर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोड लिखते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा, कोड समझ आनी मुश्किल हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर भी लिखते हैं तो एक ही फाइल के अंदर वो सारा जो कोड होगा वो मैसअप हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिंक टैग बनाते हैं और अपनी HTML के साथ अटैच करते हैं और CSS के अंदर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब आ जाए demo.txt के ऊपर, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर कोड करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं कि हाइट और विड्थ कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ div टैग क्या है और ID एंड क्लासेस क्या है। आ जाएं ज़रा इसको हैंडल करते हैं, एक बार पढ़ लें इसको पहले। हाँ जी, ID इज यूज टू आइडेंटिफाई अ सिंगल एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट। ID क्या है, ID आपके एलिमेंट का यूनिक आइडेंटिफायर है। मतलब एक एलिमेंट को अगर हम ID देते हैं तो मतलब ये है कि वो एलिमेंट की ID है, एलिमेंट इस ID से पहचाना जाएगा, वो इसकी खास आइडेंटिटी है, मतलब इस एलिमेंट की पहचान है। वाइल क्लासेस आर यूज टू स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट। अगर हमने बहुत से हमारे एलिमेंट को हमने ट्रैक करना है, उसको एक ही स्टाइल देना है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं क्लासेस। हम मतलब एक ही क्लास डिफरेंट एलिमेंट को दे देंगे, फिर उस क्लास को CSS में ट्रैक करके उसको स्टाइलिंग दे देंगे। तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आ जाए जरा इधर। डिव टैग क्या होता है, मैंने HTML के अंदर आपको डिव टैग समझाया नहीं क्योंकि उसकी समझ आपको लगनी है CSS के साथ। तो डिव टैग क्या है, डिव टैग जैसे मैंने लिखा तो ये हमारा डिव टैग बन चुका है। डिव का मतलब है कि कोई भी कंटेनर, छोटा या बड़ा कंटेनर, लंबाई में बड़ा चौड़ाई में छोटा, एक कंटेनर जो है उसे हम कहते हैं डिव टैग।
HTML के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक डायग्राम थी, उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको मैं div टैग आसानी से समझा दूंगा। जैसे ही मैं इस लेआउट के ऊपर आया तो आप देखें हेडर वाला एक येलो सेक्शन है, इसमें ये एक सेक्शन है हेडर वाला, ये एक कंटेनर है। तो मतलब ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल डिव है। इसके अंदर मैंने एक नैव बार बनाया है, वो भी एक कंटेनर है। तो ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल डिव है। इसके बाद एक मेन टैग है। मेन टैग जितना भी ये ब्लू एरिया है ये अपने आप में एक डिव है। उस डिव के अंदर मैंने एक आर्टिकल टैग बनाया है। तो आर्टिकल टैग क्या है, ये भी एक कंटेनर है, ये भी मेन टैग के अंदर एक डिव है। फिर आर्टिकल के अंदर 2 सेक्शन है, ये 2 सेक्शन, ये जो बॉक्सेस हैं ये भी हैं, ये भी क्या है, ये भी एक डिव है। और ये साइड बार भी एक डिव है और ये फुटर भी डिव है। मतलब कि डिव टैग को आप किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। मतलब आपको हेड तरह का कंटेनर बनाना है तभी आप डिव टैग यूज करके उसको स्टाइलिंग देकर ऐसा बना सकते हैं। अगर आपको मेन जैसा कंटेनर बनाना है तभी आप डिव टैग को यूज करके उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। अगर आपको 2 सेक्शन ऐसे बनाने हैं तो तभी आप डिव टैग बनाकर उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो index.html के ऊपर चलते हैं। तो डिव टैग के ऊपर हम सबसे पहले डिव टैग को देते हैं। डिव टैग के अंदर हम कुछ लिखते हैं, ये है बॉक्स 1। डिव टैग के अंदर लिख दिया हमने बॉक्स 1। और अगर हम अपनी डिव को एक आईडी दे देते हैं, जैसे आईडी पर क्लिक किया तो कुछ भी आईडी आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर मैंने इसको आईडी भी दे दी बॉक्स 1 तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिव है ये बॉक्स 1 नाम आईडी से, बॉक्स 1 नामी आईडी से पहचानी जाएगी। जैसे मैं CSS के ऊपर आता हूँ, अब आप देखेंगे कि जब मैंने पहले कलर और बैकग्राउंड कलर दिया था तो मैंने डायरेक्ट H1 टैग को ट्रैक किया था यहाँ पर। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैं डिव टैग को भी ट्रैक कर सकता हूँ इंडिविजुअल। यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिखूँ डिव और यहाँ पर मैं स्टाइलिंग देनी शुरू कर दूँ, ये मैं कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, इससे भी डिव पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर बहुत सारी डिव्स हों, मतलब यहाँ पर तो डिव एक है ना, तो यहाँ पर मल्टीपल बॉक्सेस हों तो मुझे सिर्फ हर डिव को, एक डिव को कलर येलो देना है, एक को ब्राउन देना है, एक को मैंने ब्लैक देना है, एक को रेड देना है। तो मैं क्या एक डिव को अगर ट्रैक करूंगा तो उसको मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दूंगा तो वो सब डिव पर वही कलर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, हर डिव को उसकी अलहदा अपनी आईडी दे दूंगा। जैसे ही मैं उसको उसकी आईडी दे दूंगा फिर मैं उसको उसकी आईडी की बेसिस पर ट्रैक करके यहाँ पर स्टाइलिंग दे सकता हूँ। कैसे, जैसे ही इसकी आईडी जो है वो बॉक्स 1 है। एक बात याद रखिएगा, जब हम style.css के अंदर आते हैं इस आईडी को हमने ट्रैक करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आईडी के लिए हैश लिखते ही हम उस आईडी का नाम लिखेंगे बॉक्स 1 और वही अपनी कर्ली ब्रैकेट्स डालकर स्टाइलिंग लिखनी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले इस डिव को मैंने दिया कलर मैंने इसको दिया येलो कलर दे दिया मैंने इसको, और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू मैंने इसको कलर दे दिया बैकग्राउंड। तो ये आप देखें यहाँ पर बॉक्स 1 नामी डिव तैयार है। अब मैंने आपको कहा था हम इसको अपनी मर्जी से कंटेनर को शेप दे सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाइट और विथ। ये demo.txt के अंदर मैंने बताया है हाइट एंड विथ आर यूज टू सेट द साइज ऑफ द एलिमेंट। द हाइट प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द हाइट ऑफ द एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट यानी कि डिव की हाइट सेट कर देगी। वाइल विथ प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द विथ ऑफ द एलिमेंट, मतलब ये उसकी चौड़ाई सेट कर देगी। यहाँ पर आपको बताता हूँ कोड के अंदर, यहाँ पर मैंने लिखना है हाइट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं अपनी मर्जी की हाइट दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा 300 और अब मैंने 300 लिखकर साथ एक CSS का यूनिट लिखना है जो सबसे कॉमन यूनिट यूज होता है, उसे हम कहते हैं पिक्सल्स। पिक्सल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं px। जैसे ही मैंने लिखा px तो पिक्सल एक यूनिट है, तो 300 पिक्सल तक वो इस डिव को अरेंज कर देगा। ये देखें उसकी मतलब हाइट चौड़ाई। तो अब मैंने विथ, अभी मैंने ये देख सकते हैं आप, मैंने अभी सिर्फ हाइट सेट की है, विथ नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पर कोई भी नहीं लिखी। तो हाइट मेरी क्या होगी, ये देखो ऊपर से लेकर नीचे तक इसने 300 पिक्सल ले लिया है। अगर मैं यहाँ पर विथ भी इसकी सेट कर दूं, विथ जैसे ही मैंने लिखा इसके ऊपर मैंने विथ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको भी लिख दिया 300 पिक्सल, तो मतलब चौड़ाई भी मैंने सेम कर दी और लंबाई भी मैंने सेम कर दी।
तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी चौड़ाई भी 300 पिक्सल है और लंबाई भी 300 पिक्सल है। ये एक स्क्वायर बॉक्स बन चुका है। तो ऐसे हमारी हाइट और विड्थ काम करती है और ऐसे हमारी करती है आईडी काम। यानी कि आईडी किसी भी एलिमेंट का यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब किसी भी एलिमेंट की यूनिक एक खास शनाख्त जिससे वो एलिमेंट पहचाना जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर बना लेता हूँ div नाम से एक और टैग, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको आईडी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी आईडी है box2। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा box2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया box2। अब एक मिसाल लें, यहाँ पर मैंने आईडी लिखी नहीं है, मैं इसको आईडी को कट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कट कर दिया इस आईडी को, और यहाँ पर मैंने कट कर दिया इस आईडी को, और यहाँ पर मैंने ये जो आईडी की क्लासेस दी थी इसको मैंने कर दिया कॉमेंट आउट। अब मैं आपको बता दूं कॉमेंट आउट सीएस के कोड को करना तो कैसे करते हैं। आपने ये सारा एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस बैकस्लैश प्रेस करना है आपने, तो ये कोड जो है वो कॉमेंट आउट हो जाएगा। इसका मतलब है ये कोड जितनी ज़्यादा कॉमेंट आउट है ये अप्लाई नहीं होगा। अब हम आगे आ जाते हैं। अब मैंने वही डिव टैग को ट्रैक करना है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट प्रेस करके यहाँ पर मैंने लिखना है इसका जो कलर है वो मैंने दे दिया है येलो, कलर मैंने दिया येलो। और जैसे ही मैंने येलो कलर प्रेस किया और उसके बाद आगे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड, यार ये गली से पता नहीं कौन सा शोर आ रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा काइंडली, पता नहीं गली में क्या हो गया है। जैसे ही इसको मैंने अब मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू, और अब इसकी मैं हाइट और विड्थ सेट कर देता हूँ। अब आपने देखना है कि मैंने यहाँ पर डिव्स बनाए हैं दो इंडिविजुअल डिव है। एक डिव है ये वाला कंटेनर और एक है ये वाला कंटेनर। अब मैं यहाँ पर जो डिव में प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ वो दोनों डिव पर अप्लाई होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव है इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्राउन हो जाए, लेकिन वो मैं अब कर नहीं सकता हूँ। वो मैं अब कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा डिव टैग करूँगा तो फिर वही डिव जो पहले वाली है वही ट्रैक हो जाएगी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसी वजह से हम यूज़ करते हैं आईडीज। तो आप ये देख सकते हैं अगर मैं इसकी हाइट सेट कर दूं, इसके लिए हम 300 पिक्सल, और मैं यहाँ पर विड्थ सेट कर दूं इसकी 300 पिक्सल। तो ये आप देख सकते, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं ये दोनों डिव्स पर अप्लाई हो जाएंगी। जो मेरे दो के दो डिव टैग होंगे उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ब्राउजर के अंदर। ये देखें इतना पार्ट बॉक्स 1 से लेकर ये बॉक्स 2 तो ये पहली डिव का पार्ट है, और ये जो बॉक्स 2 से लेकर नीचे तक है ये जो है वो दूसरी डिव का पार्ट है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाली डिव को मैं ब्लू कलर दूं और नीचे वाली को मैं दूं ब्राउन कलर। तो उसके लिए मैं इसको कट करूंगा अभी। तो पहली की प्रॉपर्टी मैंने बॉक्स 1 की दी हुई है पहले ही, उसको मैंने कंट्रोल प्लस सेलेक्ट करके सारा कंट्रोल प्लस बैकस्लैश प्रेस किया तो मेरी ये प्रॉपर्टीज आ गई हैं। मैं यहाँ पर जाकर अपनी वही आईडी लिख देता हूँ। आईडी लिखकर जैसे आईडी पर प्रेस किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉक्स 1, तो वही बॉक्स 1 की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने आईडी लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉक्स 2, और जैसे ही मैंने बॉक्स 2 लिखा यहाँ पर मैं अपने CSS के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर मैं आकर हैश लगाऊंगा आईडी को ट्रैक करने के लिए। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉक्स 2 और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स प्रेस करके यहाँ पर मैं दे दूंगा इसको कलर जो है वो मैंने दे दिया, इसको मैंने कलर दे दिया ब्लू, और जो इसको मैंने बैकग्राउंड है वो मैंने दे दिया ब्राउन। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया ब्राउन। जैसे मैंने इसको बैकग्राउंड कलर ब्राउन दे दिया, इसकी मैंने हाइट सेट कर दी, हाइट इसकी मैंने सेट कर दी 300 पिक्सल, और इसकी मैंने विड्थ सेट कर दी 300 पिक्सल। जैसे ही मैंने 300 पिक्सल सेट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें पहली डिव का कलर ब्लू है और दूसरी डिव का मेरी का कलर जो है वो है ब्राउन, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये देखें jamo.txt के अंदर जाता हूँ। आप सब चीज़ें तकरीबन हो चुकी है। अभी तक मैंने आपको क्लासेस का नहीं बताया। क्लासेस को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्लासेस है क्या। क्लासेस क्या है, वाइल क्लासेस आर यूज्ड टू स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट।
मतलब कि जब हमने मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल टैग्स को ट्रैक करना होता है, उन पर CSS की प्रॉपर्टीज लगानी होती है, तब हम यूज़ करते हैं क्लासेस का। आइए इसको समझते हैं। index.html के ऊपर में आया, यहाँ पर मैंने बना लिया हेडिंग टैग h1 टैग, इसके अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग 1। इसी तरह मैंने यहाँ पर बना लिया h2 टैग, इसके अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग 2। इस तरह मैंने यहाँ पर बना लिया h3 टैग और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग 3। इसी तरह मैंने यहाँ पर बना लिया h4 टैग, इसके अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग 4। तो ये मेरी 4 तरह की हेडिंग बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैंने CSS अप्लाई करनी है, यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 4 का कलर मैंने करना है ब्लैक, और इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने करना है येलो। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए मैं जाऊँगा style.css पर, यहाँ पर लिखूँगा h1 टैग, तो यहाँ पर इसके अंदर लिख दूँगा कलर येलो और बैकग्राउंड ब्लैक, या बैकग्राउंड येलो और कलर ब्लैक। इस तरह मैं h2 बनाऊँगा, उसके अंदर वही प्रॉपर्टी सेम लिख दूँगा। इसी तरह मैं यहाँ पर h3 बनाऊँगा, उसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ लिख दूँगा। इसी तरह मैं h4 बनाऊँगा, उसके अंदर मैं सेम प्रॉपर्टीज़ लिख दूँगा। लेकिन ये देखें आप, कोड कितना लेंथी होता जा रहा है, मतलब कि मैंने जो प्रॉपर्टी सेम अप्लाई करनी है, उसके लिए मुझे डिफरेंट 4 टैग को ट्रैक करना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लासेस का। तो मैं जैसे ही index.html पर आता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ क्लास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास, क्लास पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने दे दिया इसका नाम, क्लास का कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने लिख दिया हेडिंग। अब ये जो है h1 जो है वो हेडिंग नामी क्लास से पहचाना जाएगा। इस तरह मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया Ctrl+C से और h2 पर मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरह मैंने यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दिया और h4 के अंदर भी इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं जाऊँगा style.css के अंदर, जहाँ पर मैं इंडिविजुअल h1, h2, h3, h4 को ट्रैक कर रहा था, वहाँ पर अब मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूँगा डॉट हेडिंग, यानी कि अपनी क्लास का नाम, और यहाँ पर मैं अपना कोड लिख दूँगा। एक बात याद रहे कि जब हम क्लास को लिखते हैं या उसको ट्रैक करते हैं CSS के अंदर, तो हम हैश इस्तेमाल करते हैं, और जब ID को ट्रैक करते हैं तब हम लिखते हैं डॉट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर येलो। अब ये सब जितने भी मेरे यहाँ पर हेडिंग टैग है, इस सब पर प्रॉपर्टी ये अप्लाई हो जाएगी। तो जैसे ही मैं क्रोम पर गया तो मैंने देखा नीचे जाकर, तो ये देखे मेरी हेडिंग का कलर जो हो गया है वो हो गया है ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर जो हो गया है वो हो गया है येलो। तो सबका ये हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने मल्टीपल डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर एक ही तरह की CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मैं इंडिविजुअल हर एक टैग को ट्रैक करने के बजाय मैं सबको हेडिंग दे दूंगा, और उसके बाद उस हेडिंग को मैं यहाँ पर ट्रैक करके वो जो प्रॉपर्टी सब एलिमेंट्स को देनी है वो लिख दूंगा। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर आपको मैं demo.txt के अंदर ले जाकर बता दूं क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है सबसे पहले CSS क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा है हम कैसे CSS को लिखते हैं, उसके उनके 3 तरीके हैं, उन 3 तरीकों को हमने पढ़ा है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। उसके बाद कलर एंड बैकग्राउंड कलर को पढ़ा है, और उसके बाद हमने पढ़ा आइडिया एंड क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं हम, और उसके बाद हमने पढ़ा हाइट एंड विड्थ को। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अपनी प्लेलिस्ट के अंदर मंथ स्टैक कोर्स विद जनरेटिव AI के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।